स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने ये टॉपिक कवर किया था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। उसमें हम लोग ने पहला केस देखा था जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, रेयरर मीडियम में हो। अब हम कहाँ रखेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, दैट्स मीन्स डेंसर मीडियम में रख देंगे। ठीक है, और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलना भूल गए थे क्योंकि हम कंटिन्यूएशन में बना रहे हैं, इसको दो पार्ट में करेंगे ना तो आप लोग बोर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, प्रीवियस पहले रिवाइज कर लो, प्रीवियस रिवाइज करना है। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, केस सेकंड लेंगे। केस सेकंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा, डेंसर मीडियम में। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट इज एट डेंसर मीडियम। ठीक है, अब यहाँ पे देखना कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हम लोग ने फिर से वही चीज कॉन्सेप्ट उठाया कि रेयरर मीडियम का, अभी हम ये चीज ध्यान रखिएगा, जो वो कॉन्सेप्ट लिया था कि रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 लिया था और डेंसर का n2 लिया था, तो वो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे भी पकड़ के रखेंगे, जाने मत दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका n1 हो गया, ये n2 हो गया और ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस बना दिया। ठीक है, यहां तक तो मुद्दा क्लियर होगा। अब यहाँ पे जैसे कि हमने बताया था, इसका सेंटर क्या होगा, पोल, और ये स्फीयर का ये ऐसे जा रहा है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा, इस साइड होगा, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब इसको मिला दीजिए, ये मिला दिया। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आपका ऑब्जेक्ट हमने क्या कहा, डेंसर मीडियम में होगा। ठीक है, स्ट्रेट लग रही है बच्चों, तुम लोग हो नहीं, हमें इस बात का बहुत गम है क्योंकि तुम लोग आप लोग होते तो हमको ये पता होता कि ये स्ट्रेट है कि नहीं। आई थिंक ये स्ट्रेट है। ठीक है, आई थिंक। तो अब यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया। अब आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका ये रखा है, सुंदर सा ऑब्जेक्ट है, उसे यहाँ रखा। फिर हमने वही कॉन्सेप्ट उठाना है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से या नॉर्मली लाइन जाएगी वो उसी से पास करेगी। ऐसा सेंस, अगर ये यहाँ से एक रे लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वो सीधी चली जाएगी। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट हम लोग क्या लेते हैं, एक रे ले लेते हैं, ये आपका, रुकिए, ये आपकी रे हो गई। ये आपकी रे हो गई, रे आपकी ये ऐसे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, डेंसर मीडियम में, डेंसर में, और ये आपका क्या है, रेयरर मीडियम है। यहां तक मुद्दा क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया था कि अगर आपको क्या बनाना है, नॉर्मल, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमें क्या बनाना रहता था, नॉर्मल। अब हमने ये भी बताया कि अगर नॉर्मल बनाएंगे तो वो कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मान लीजिए ये नॉर्मल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, समझ रहे हो। अब यहाँ पे मुद्दा ये आता है कि यहाँ पे रे क्या जा रही है, डेंसर टू रेयरर जा रही है। ठीक है, ये क्या जा रही है, डेंसर टू रेयरर जा रही है। अब यहाँ पे देखिए ये इंसिडेंट रे है, इसका एरो कैसे हो रहा है, ऐसे आ रहा है, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव है। समझ गए। अब यहाँ पे ये चीज समझिएगा, ये नॉर्मल थी तो हमारी रे तो ऐसे जानी चाहिए, ये आपकी रे जानी चाहिए, लेकिन डेंसर टू रेयरर जा रही है तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये रे जो है हमारी, ये वाली ब्लू वाली रे को देखो, ये वाली, तो ये हमारी कैसे पास करनी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए, सीधी जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि क्या है, मीडियम चेंज हो रहा है, डेंसर टू रेयरर जा रहा है, तो रेयरर, डेंसर टू रेयरर में क्या होता है, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे जाना चाहिए, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे ये बेंड हो जाएगी और ये आपकी इमेज बन जाएगी, ये आपकी इमेज बन गई, जिसे आई से डिनोट कर दिया। समझ में आया। यहां तक दो रे ली है, अभी भी दो रे ली है, एक ये वाली और एक ये वाली, समझ गए। अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल जो होता है, एंगल आई होता है, इंसिडेंट एंगल, एंगल आई। इसको मिटा देते क्योंकि ऑलरेडी जगह बोर्ड पे कम होती है। मैं सोची हूँ एकदम बहुत बड़ा सा, खूब बड़ा सा बोर्ड लगा दूं, ठीक है, उस पे बेटर रहेगा।
पैसे दे दो आप लोग। नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इतना बहुत है, मजाक कर रहे थे ना, मजाक कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे पोल देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज ये बनी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या बताया, ऑब्जेक्ट पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस r से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल और इमेज के बीच की डिस्टेंस v होती है, ठीक है। इमेज और पोल के बीच की डिस्टेंस v होती है। ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या होता है, u होता है। ये सारा कॉन्सेप्ट हम बता चुके थे। अब हमें क्या करना है, एंगल लेना है। एक और चीज देखिएगा, हमने क्या बताया, ऑब्जेक्ट और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल I, इसे I बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो गई आप ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है, R को ऐसे बनाएंगे, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। अब ये ले लीजिए अल्फा, ये ले लीजिए बीटा और ये ले लीजिए गामा, समझ गए, ये अल्फा बीटा गामा ले लिया। अब सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, इसको m मान लीजिए और ये आप मान लीजिए p डैश, इसको n मान लेते हैं, नॉर्मल नहीं, ठीक है, m मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया n m। अब हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है, I M P डैश। हमने आपको बताया था P और P डैश इक्विवेलेंट होता है, बहुत कम डिस्टेंस होती है, तो दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन सा ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल IMP डैश, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, या IMP ले लो, पहले IMP लो या P डैश ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो IMP में आपका क्या होता है, सॉरी IMC लोगे बेटा, IMC लोगे, IMC लोगे, तभी मैं सोचूं P लूं कि P डैश लूं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, IMC लेना है। तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, दैट्स मींस अल्फा प्लस बीटा। ये ट्रायंगल है, इंटीरियर एंगल ट्रायंगल का अल्फा और बीटा हो गया, और एक्सटीरियर क्या हो गया, R हो गया। तो यहां से हमें पहली इक्वेशन आई, R इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट इक्वेशन आई। फिर नेक्स्ट लेंगे इन ट्रायंगल, आप कौन सा ट्रायंगल लेना है बेटा, ये वाला एंगल, ट्रायंगल MCO देखो, ट्रायंगल MCO। फिर से सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, दैट्स मींस I प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा, दैट्स मींस बीटा इज इक्वल टू I प्लस गामा। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब यहां से देखो ये हो गया, अब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा इधर आ जाएगा, तो बीटा माइनस गामा। ये तो मुद्दा हो गया जो कल पढ़े थे, मेन मुद्दा यही होता है, इसी में घूमते रहना है। अब यहाँ पे देखो हमें पता है ये पैराक्सियल होता है, तो साइन I इज इक्वल टू I हो जाता है, साइन R इज इक्वल टू R हो जाता है, टैन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, टैन बीटा इज इक्वल टू बीटा, ठीक है, पैराक्सियल होता है। ये कॉन्सेप्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अब यहां से ये हो गया, हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, ठीक है, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो कि ये इंसिडेंट रे है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N2 है, ये इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन I के साथ N2 हो जाएगा। इस बार साइन I की जगह साइन I, इंसिडेंट रे ये है, इस साइड है, तो इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ पे है, क्या है, N2 है। N2 साइन I इज इक्वल टू N1 साइन R ऐसे बनाया था, ठीक है। अब हमने बताया पैराक्सियल है, तो साइन I इज इक्वल टू I हो जाएगा, तो साइन I की जगह I लिख लो, इज इक्वल टू N1 R। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब I की वैल्यू और R की वैल्यू पुट कर दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन का ही एंगल यहाँ पे पुट करना रहता है। तो ये N2 हो गया, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा,
बीटा माइनस गामा। दिस इज योर इक्वेशन। नाउ N1 R की वैल्यू क्या आई थी? अल्फा प्लस बीटा, तो N1 अल्फा प्लस बीटा। समझ गया? अब यहाँ पे जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो, N2 बीटा माइनस N2 गामा इज इक्वल टू N1 अल्फा प्लस N1 बीटा। दिस इज योर इक्वेशन। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बीटा को एक साइड लिखेंगे, तो आप क्या करो, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो N2 बीटा का तो यही रहेगा, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, N1 बीटा इज इक्वल टू ये यहीं पे रहा तो N1 अल्फा, ये इधर जाएगा तो प्लस N2 गामा। यहां तक समझ में आया? अब यहां पे देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे बीटा को आप क्या ले लेंगे, कॉमन ले लीजिए, बीटा कॉमन आ गया, तो यहां से N2 माइनस N1 बचा ये वाली इक्वेशन में, बीटा को बाहर ले लिया तो N2 माइनस N1 बचा। यहां पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू N1 अल्फा प्लस N2 गामा। अब यहाँ पे मुद्दा क्या आता है, अब हम लोग को देखना है कि कैसे हम लोग tan वाली वैल्यू लेते हैं। अब देखो यहाँ पे बीटा अल्फा लेंगे, अगर अल्फा tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा आपका ये एंगल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। परपेंडिकुलर क्या है अल्फा के लिए, परपेंडिकुलर आपका क्या है, ये सारी चीजें हम मिटा दे रहे बेटा, ठीक है, ये मिटा दे रहे कि जगह हो जाए थोड़ी सी, नोट कर लेना, यहां तक नोट कर लेना, पीछे थोड़ा सा करके पॉज कर लो, ठीक है, यहां तक नोट कर लो पहले। ना यहां पे देखना अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर एम पी डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है पी डैश आई, पी डैश आई। अब हमें पता है पी डैश आई आपका क्या है, पी डैश आई आपका क्या है, वी है, पी डैश आई क्या है आपका, वी है, हमने बताया था पी और पी डैश एक ही बात है, तो ये वी है। अब यहाँ पे मुद्दा आता है ये पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव, एरो इस साइड आ रहा है तो ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव था, ठीक है, तो ये पॉजिटिव रह गया। अब यहाँ पे देखो इसको भी मिटाते हैं, बीटा लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पर, बीटा देखो ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर एम पी डैश और बेस क्या हो जाएगा पी डैश सी, पी डैश सी, ये बेस हो जाएगा, और पी डैश सी क्या है आपका, आर है, एम पी डैश अपॉन आर। अब यहाँ पे बात आता है ये निगेटिव की साइड है तो ये क्या हो जाएगा माइनस आर हो जाएगा, समझ गए? अब यहाँ पे गामा लिख लो, गामा, अब गामा कहाँ लिखे, गामा इसी के अंदर लिख देते हैं। गामा एक बार में अगर हमने इसे मिटा दिया तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मिटा नहीं रहे, इसी में कर रहे हैं। गामा क्या है, ये वाला एंगल, परपेंडिकुलर एम पी डैश अपॉन बेस पी डैश ओ, ये गामा एंगल है, ये परपेंडिकुलर और ये पी डैश ओ आपका बेस हो गया, पी डैश ओ। एम पी डैश का तो एम पी डैश ही रहा, और ये पी डैश ओ आपका क्या है, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच के डिस्टेंस u, ये u है, तो ये भी क्या लेंगे माइनस लेंगे। क्यों लेंगे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो बीटा की वैल्यू फटाफट पुट करो, एम पी डैश अपॉन आर N2 माइनस N1, ठीक है। अब यहां पे पुट करो N1, N1 गामा, अल्फा क्या है आपका, अल्फा है, कहां गया अल्फा, अल्फा कहां गया, ये रहा, एम पी डैश अपॉन वी, एम पी डैश अपॉन वी, और N2 गामा कहां है, गामा ये है एम पी डैश अपॉन माइनस यू। कुछ गड़बड़ की है क्या, एम पी डैश अपॉन आर, अच्छा यहाँ पे माइनस आर होगा, समझ गए। अब माइनस को ऊपर ले जा सकते हैं और इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस अगर ऊपर हो जाएगा, ऊपर भी लिख सकते हैं ना, चाहे 1 अपॉन माइनस 1 लिखो, 2 लिखो, या माइनस 1 अपॉन 2 लिखो, एक ही बात होती है। तो माइनस अगर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा N1 माइनस N2 अपॉन आर हो जाएगा, और MP कैंसल आउट हो जाएगा। ऐसा कैसे कैंसिल करते हैं, MP डैश आपका कॉमन आया
कॉमन बाहर आ जाएगा तो एमपी डैश से एमपी डैश कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, ये इक्वेशन माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है, ये n1 हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला माइनस निगेटिव हो जाएगा। ये हो गया n1 अपॉन वी माइनस n2 अपॉन यू, n1 अपॉन वी n2 अपॉन यू। बच्चों देखिएगा दोनों सिमिलर नहीं है, दोनों डेरिवेशन सिमिलर है, लेकिन अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, वहां n2 माइनस n1 था, यहाँ n1 माइनस n2 है। n1 आपका रेयरर मीडियम है, n2 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। यहाँ देखो वहां पे क्या था, n2 था, n2 अपॉन वी था और n1 अपॉन यू था, ठीक है। यहां उल्टा हो गया, या n1 अपॉन वी हो गया या n2 अपॉन यू हो गया। तो बहुत ही केयरफुली दोनों इक्वेशन को लिखिएगा एक जगह, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा डेरिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सिर्फ रेयरर पे ऑब्जेक्ट रख के मत देखिएगा, डेंसर वाला भी सॉल्व करना है, क्योंकि इसका डायरेक्ट ये इक्वेशन उठा के हम लोग लेंस में यूज करेंगे, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू। Hello students, kindly watch my other videos and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.